अलादीन के जिन का सवाल। नहाना चाहता हूँ, बाल्टी उठाओ और सरकारी नलके से पानी भरकर उसे सहन में रख दो। अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तुम के हाथ आया, जो एक सीधा सादा इंसान था, तो उसने बाप की वफात के अगले ही रोज चिराग जमीन पर रगड़ा, जिससे फिजा में धुआं फैल गया और फिर उस धुएं में से उनका खानदानी जिन खौफनाक कहकहे लगाता हुआ नमूदार हुआ। उसके बाजू मशरिक और मगरिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और इस कवी हैकल जिन की दहला देने वाली आवाज फिजा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका? तो अलादीन हफ्तुम ने एक नजर उसे देखा और फिर कहा, जरा दौड़कर नक्कर वाली दुकान से मेरे लिए एक सांची पान लाओ। जिनको अपने नए आका के इस हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर उसने तामील की और दोबारा हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलादीन ने उसे हुक्म का मुंतजिर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी उठाओ और सरकारी नलके से पानी भरकर उसे सहन में रख दो। जिनको अगरचे एक बार फिर बड़ी सबकी महसूस हुई, मगर उसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक कहकहे लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। उसने झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक खिसियानी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी सी पत्ती मांग कर लाओ और चाय बनाओ। ये सुनकर पसीने के कतरे जिन की पेशानी पर नमूदार हुए, जो उसने फौरन हाथ से पूंछ डाले और बादल नाख्वास्ता हुक्म की तामील में मशगूल हो गया। फिर यूं हुआ कि दिन, महीने और साल गुजरते गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। उसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पॉलिश करता, बर्तन मांजता और नक्कड़ की दुकान से उसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर उसकी नजरों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिन में एक तब्दीली रूनुमा हुई। उसकी जसामत पहले से बहुत कम हो गई, उसका कद भी घटता चला गया और उसके कहकहों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली उसमें यह रूनुमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रुमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है साहिब जी कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। सो अलादीन के इस जिन की नकाहत अब रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त आया कि उसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। उसके बाजू अब मशरिक और मगरिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सिकड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता उसकी कमर में दर्द होने लगा और पट्ठे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबेक्सटी खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहिब जी की खिदमत में हमातन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा कर्रो खर्रो वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भूल गया था। सो अब इसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की जरूरत न थी। वो कांधे पर रुमाल रखे, धोपी और बिनियान पहने ऐसे ही सबकी नजरों के सामने पड़ा रहता। उसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। चुनांचे अब अलादीन ने उसे बुलाना होता तो वो उसे ओए छोटे इधर आओ कहकर आवाज देता। एक दिन उसने अलादीन से कहा, साहिब जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूं। आपको जो तनख्वाह मिलती है, इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ये सुनकर झेंप गया और फिर उसने रजामंदी के इजहार के लिए हौले से अपनी गर्दन हिलाई। सो ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है और छोटे ओए की आवाज सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज से दूसरी मेज की तरफ जाता है। कभी कभी उससे अपना माजी याद आता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। मशरिक और मगरिब में फैले हुए बाजू और आसमान से बातें करता हुआ कद, बड़े बड़े बादशाहों के महल्लात को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जिन दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें मुज्तमा करता है, मगर अपनी इस तमाम तर कोशिश के नतीजे में वो सिगरेट के धुएं जितने मरगूले में से अपनी दुखती कमर पर हाथ रखे नमूदार होता है।
اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بڑے کرو فرو والا جن تھا مگر میرے آقاؤں نے مجھے کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوفزدہ ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ تو نہیں سن لیا کہ وہ کبھی بڑے کرو فرو والا جن تھا۔